वो दुल्हन बनी इस बेड पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। अभी कुछ देर पहले एक लड़की से यहाँ बिठा कर गई थी। इसके ससुर का इंतकाल हो चुका था और इसके शौहर की कोई बहन भी नहीं थी, सिर्फ इसके एक दादा थे। और ये लड़की जो उसे बिठा कर गई थी शायद नौकरानी थी। इसने लाल दुपट्टे का घूंघट पलटा था और कमरे का जायजा लेने लगी थी। पूरे कमरे में हर एक चीज ग्रे कलर की थी, फर्नीचर से लेकर पर्दे और कालीन सब कुछ। पूरे कमरे का जायजा लेने से इसे अंदाजा हुआ था कि कमरे के मालिक को शायद ग्रे कलर बहुत पसंद है। इसके अलावा पूरे कमरे को लाल गुलाबों से सजाया गया था। बेड पर भी लाल पत्तियां बिखरी हुई थी। बैठे बैठे इसकी कमर अकड़ने लगी थी। इसने घड़ी की तरफ देखा था जहां 12 बज रहे थे। फिर उसने तकिए ठीक करते टेक लगाई थी। इसकी शादी अरेंज मैरिज थी। इसने सिर्फ अरहम खान की तस्वीर देखी थी। इसके अलावा वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। पता नहीं वो कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगी, वो कुछ नहीं जानती थी। उसके भाई ने जहाँ कहा इसने खामोशी से शादी कर ली। यही सब सोचते सोचते इसकी आंख लग गई थी। कुछ देर बाद वो किसमिसाकर उठी थी और कमरा वैसे का वैसा ही था। शायद कोई आया ही नहीं था कमरे में। उसने वक्त देखा था जहाँ 2 बज रहे थे। इसे बुरा लगा था, आंखें भीगने लगी थी। क्या वो इतनी बेवकूफ थी? अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो चेंज कर ले या ऐसे ही बैठी रहे। वो अभी इसी कश्मकश में थी, तभी दरवाजा खोलते वो अंदर दाखिल हुआ था। दानिया का दिल तेजी से धड़का था। वो सीधी होकर बैठी थी और उसने अपना घूंघट सही किया था। गोल्डन शेरवानी पहने, बालों को जेल से अच्छे से सेट किए, चेहरे पर संजीदगी सजाए वो उसकी तरफ आया था। दानिया का सर झुका था। अभी तक सोई नहीं तुम? उसने ठंडे लहजे में पूछा था। मैं आपका इंतजार कर रही थी। दानिया ने सर झुका इस तरह से बोली जैसे सारा कसूर इसी का हो। किसी ने कहा था तुम्हें मेरा इंतजार करो? इसने बालों में हाथ फेरते हुए पूछा था। कि किसी ने नहीं। दानिया की आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। उसे अरहम खान के शब्दों पर अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी। अगर किसी ने नहीं कहा तो इस सब का क्या मतलब? तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं कमरे में आकर तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा, तुम्हें गले भी लगाऊंगा या तुम्हारे हुस्न की तारीफ करूंगा? अगर अभी भी तुम इस सब बातों की उम्मीद कर रही हो तो अपनी खुशफहमी खत्म कर दो। उसके घूंघट से ढके सर को देखते तंज भरे लहजे में बोलते उसने अपनी शेरवानी उतार कर फेंकी थी और खुद दानिया के सामने सोफे पर बैठा था। जबकि अपनी बेइज्जती पर दानिया को रोना आ रहा था। वो तो सोच भी नहीं सकती थी पहली रात उसका शौहर इस तरह से उसकी इंसल्ट करेगा। दानिया, मैंने ये शादी सिर्फ अपने दादा जान की जोर देने पर की है, वरना मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हें अपनी बीवी बनाने का। इसलिए आज से ही अपनी हद का पता कर लो। इस कमरे में मेरे साथ रहना है तो सीमाओं में रहना, लेकिन खबरदार जो तुमने कमरे की कोई भी बात कमरे से बाहर निकाली, आए समझ। वो इस बार कुछ नर्म लहजे में बोला था। दानिया ने तेजी से सहमति में सर हिलाया था। उठो और चेंज करो, उसे हुक्म देते वो उठ खड़ा हुआ था। दानिया भी अपना भारी लहंगा समेटते उठने लगी थी। पहले ये घूंघट तो हटाओ अपना, ऐसा ना हो नीचे गिर पड़ी हो। अगर तुम चाहती हो ये अच्छा काम मैं अपने हाथों से कर दूं तो ठीक है। और हमने शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराकर बोलते उसके करीब आते उसका घूंघट पलटा था और वही उसकी मुस्कुराहट जम गई थी। हल्के मेकअप में न्यूड लिपस्टिक लगाए, घनी काली पलकों से इधर उधर देखते वो अरहम खान को एक पल के लिए हैरान कर गई थी। ऊपर से कम उम्र की वजह से चेहरे पर छाई मासूमियत इसके हुस्न में बढ़ोतरी कर रही थी। बहुत मुश्किल से वो लड़की 18 साल की होगी। अरहम खान को ये यकीन भी नहीं था कि इस कदर हसीन लड़की इसकी दुल्हन बन बैठी होगी। लेकिन फिर याद आते ही कि इसकी शादी में इसकी मर्जी शामिल नहीं, वो फौरन से पीछे हटा था। दानिया गहरी सांस लेते अपना लहंगा संभालती तेजी से वहां से निकली थी और ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। अरहम खान को अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया था। वो बालों में हाथ फेरते अलमारी से अपने कपड़े निकालते वॉशरूम में बंद हुआ था। इस शादी में अरहम खान की जरा सी भी मर्जी शामिल नहीं थी। वो अभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके दादा जान को इसकी शादी का इतना ही शौक था। ऊपर से वो इसे एहसास दिलाने के लिए बार बार उसे याद दिला रहे थे कि वो 30 साल का होने वाला है और उस उम्र में इनके 2 बच्चे थे। जब इस सब से बात ना बनी तो उन्होंने इसे 2-3 धमकियां दी थी जिनका काफी असर हुआ था और इस मजबूरी में उसने हाँ कर दी थी। लेकिन अब वो सारे बदले इस मासूम से लेने वाला था। चेंज करके वो बाहर आया तो वो अभी तक ड्रेसिंग रूम में थी।
अरहम सारी लाइट्स ऑफ करके नाइट लाइट जलाते जाकर बेड पर लेटा था। तभी ड्रेसिंग का दरवाजा खुला था और वो बाहर आई थी, पिंक कलर का हल्का सा ड्रेस पहने, दुपट्टा गले में लिए, एक नजर आंखों पर, बाजू रखे बेड पर सीधा लेटे खान को देखते वो वॉशरूम में बंद हुई थी। सारा मेकअप अच्छे से धोने के बाद वो बाहर आई थी। अपने बाल खोल के ब्रश करने के बाद वो इस कश्मकश में थी कि क्या करे। वो खामोशी से बेड की तरफ बढ़ी थी। यहाँ नहीं, वहाँ सोफे पर जाकर लेटो। नया हुक्म जारी हुआ था। बेबसी से इसे घूरते हुए जाकर सोफे पर लेटी थी। तभी एक जोरदार तकिया आकर इसके मुंह पर लगा था। उसने तकिया मुंह से हटाते घूरकर बेड की तरफ देखा था, जो बेड पर फैलकर लेटा हुआ था। दानिया को गुस्सा आया था, लेकिन फिर सोचते तकिया सर के नीचे रखते करवट बदलकर लेट गई थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने ये तो नहीं सोचा था कि उसे ऐसा हमसफर मिलेगा जो पहली ही रात उसकी इस कदर तौहीन करेगा। रोते रोते अलग अलग बातें सोचते हुए सो गई थी। सुबह अरहम की आंख खुली तो वो उठकर बैठा था और सबसे पहली नजर इसके सोफे पर सोई इस लड़की की तरफ उठी थी जो उसकी बीवी के रूप में थी। अपने कमरे में हुए इस नए इजाफे को सुबह सुबह देखकर उसका मूड खराब हुआ था। अपने कमरे में हुए इस नए इजाफे को सुबह सुबह देखकर उसका मूड खराब हुआ था। वो गुस्से से कंबल हटाते हुए उठा था और ना जाने निकाह की कोशिश थी या अपनी संपत्ति का एहसास। इसके कदम खुद ब खुद सोफे की तरफ उठे थे जहां वो सो रही थी। वो धीरे धीरे कदम उठाता उसके करीब आया था। सोते हुए करीब पंजों के बल बैठे अरहम खान ने इसके खूबसूरत चेहरे को देखा था। वो सोते हुए मासूम सी गुड़िया लग रही थी। अरहम खान के दिल ने इस बात का एतराफ किया था कि वो वाकई बहुत हसीन है। अगर दादा जान ने जबरदस्ती शादी पर जोर ना किया होता तो शायद तुम मेरी पसंदीदा बीवी होती। लेकिन क्या है ना, तुम्हारे शोहर में घमंड बहुत है, अपनी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरे दादा जान ने मुझे मजबूर किया, यानी मुझ पर तुम्हें सजा दी। तुम इनके पुराने दोस्त की यतीम बेटी थी तो उन्हें अपने दोस्त से इतना प्यार था कि अपने पोते को बलि का बकरा बना दिया। लेकिन तुम मुझसे अच्छे की उम्मीद न रखना। वो इसके चेहरे की तरफ देखते बोला था। फिर अरहम खान ने हाथ बढ़ाकर बाल उसके चेहरे से हटाए थे। वो जरा सा कसमसाई थी लेकिन उसकी आंखें नहीं खुली थी। उसके शफाक चेहरे को देखते उसके दादा जान की बात याद आई थी। निकाह में बहुत ताकत होती है अरहम, तुम देखना एक दिन मेरे सामने बैठकर तुम खुद इस लड़की से मोहब्बत का एतराफ करोगे और मेरा शुक्रिया करोगे। उस वक्त तो वो उन्हें गुस्से से जवाब देते चला गया था, लेकिन अभी से लग रहा था कि निकाह में मोहब्बत पैदा करने की ताकत हो या ना हो, लेकिन एक दूसरे में आकर्षण पैदा करने की क्षमता जरूर होती है। यही सब सोचते सोचते अरहम ने हाथ पीछे किया और उसकी नींद पर रहम करते हुए उठा था और तेजी से कदम उठाता ड्रेसिंग रूम में चला गया था। अपने कपड़े निकालकर वो वॉशरूम में गया था। कुछ देर बाद शावर लेकर वो बाहर आया तो वो अभी भी सो रही थी। अरहम ने तकिया इसके मुंह पर फेंका था और खुद बाल बनाने के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ था। वो हड़बड़ाकर उठी थी, लेकिन ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े अरहम खान को देखकर उसके माथे के बल्ब फौरन से गायब हुए थे। उठो, ये तुम्हारे भाई का घर नहीं है जहाँ तुम दोपहर तक गधे घोड़े बेचकर सोती रहोगी। ये मेरा घर है और यहाँ तुम मेरी मर्जी से रहोगी। वो अपने बाल बनाते बोला था। दानिया ने चेहरा उठाकर नम आंखों से उसे देखा था जो कल से बस उसकी इंसल्ट किए जा रहा था। कोई एक प्यार से भरी बात तो दूर, उसने तो प्यार की नजर भी नहीं डाली थी इस पर। और फिर उसने घड़ी की तरफ देखा था जहां अभी 7 बज रहे थे और वो इससे ज्यादा सोने के ताने दे रहा था। अब क्या सदमे में चली गई हो, उठो और तैयार हो, फिर बाहर जाना है नाश्ते के लिए। उसने शीशे में से उसे देखते हुए कहा था। दानिया अपनी भीगी आंखें साफ करती उठी थी और जाकर अलमारी में से अपना ड्रेस निकालते वॉशरूम में बंद हुई थी। अरहम खान ने खुद पर परफ्यूम छिड़कने के बाद आईने में खुद को देखा था और फिर मोबाइल लिए बेड पर बैठकर इसके बाहर आने का इंतजार करने लगा था। कुछ देर बाद वो शावर लेकर बाहर आई थी। रेडिश मैरून शिफॉन के पैरों तक छूती फ्रॉक पहने वो छोटी सी गुड़िया ही लग रही थी। इसके गीले बाल कमर पर फैले हुए थे, दुपट्टा दाएं कांधे पर था और उसका सफेद मासूम चेहरा इस वक्त उदास था। आंखें लाल हो रही थी, शायद रोने की वजह से। अरहम खान ने ठंडी आंखों से उसका जायजा लिया था। वो आईने के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। फिर उसने बाल ड्राई किए और आगे से ट्विस्ट करके पीछे खुले छोड़ दिए थे। वो खुद पर अरहम खान की नजरों की गर्मी महसूस करती थी, फिर भी खुद को बेपरवाह दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी।
लेकिन कोशिश के बावजूद भी उसके हाथों में हल्की सी कपकपी थी जो कि अरहम खान महसूस कर रहा था। फिर उसने मेकअप के नाम पर बस मस्कारा और पिंक लिपस्टिक लगाई थी। इसके बाद सोफे पर बैठते उसने अपने सैंडल पहने थे और दुपट्टा सर पर लेते वो अब इस कश्मकश में थी कि अरहम को कैसे जाने का कहे। फिर उसने नजर उठाकर अरहम को देखा था जो जानबूझकर मोबाइल में व्यस्त हो गया था। चले, इसके मुंह से बड़ी मुश्किल निकला था। मुझसे कुछ कहा तुमने? चेहरे पर सख्त भाव सजाए अरहम ने पूछा था। बाहर चलें, दानिया ने नजर झुकाते कहा था। नहीं, इतनी सुबह हमारे घर में कोई नाश्ता नहीं करता। दादा जान सोते हैं तो उठते ही 8 बजे हैं, इसलिए आराम से बैठो, इतनी भी क्या जल्दी है। वो संजीदगी से कहते दोबारा अपने मोबाइल में व्यस्त हुआ था, जबकि दानिया ने हैरत से उसे देखा था जो कुछ देर पहले से दोपहर तक सोने के ताने दे रहा था और अब कह रहा था इतनी जल्दी भी क्या है। दानिया को अपनी बेबसी पर गुस्सा आया था। कितने आराम से वो शख्स इसे कल से जलील कर रहा था, वो इसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने एकदम आंखों से उसकी तरफ देखते पूछा था। क्या कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ? अरहम खान गुस्से से उससे देखते हुए बोला था। दानिया ने इसे जवाब देने के लिए होठ खोले थे, लेकिन इसके गले में आंसू का गोला फंसने लगा था। इसके शब्द मुंह में ही रह गए थे और चेहरा हाथों में छुपाए बुरी तरह रोने लगी थी। क्या मुसीबत है? अरहम खान ने ऊंची आवाज में चिल्लाते मोबाइल बेड पर फेंका था। वो डरकर अपनी जगह से उछली थी। अरहम खान उठकर उसके करीब आया था। दानिया का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो उसकी ठंडी आंखें देखते सोफे की पीठ से जा लगी थी, लेकिन अरहम खान ने करीब आकर उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया था। बोलो, कौन से जुल्म कर दिए मैंने तुम पर जो तुम यूं आंसू बहा रही हो? उसने दानिया के बाजू को झंझोड़ा था। अब वो तकलीफ के मारे इसके हाथ पर अपना हाथ रखते चिल्लाई थी, छोड़े मुझे। वो इसे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते बोली थी। ये बात मैंने तुम्हें कल ही बता दी थी दानिया साहिबा, मुझे इस शादी में कोई रुचि नहीं है। ये शादी जबरदस्ती का रिश्ता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसने दानिया का दूसरा बाजू भी थामा था। मैंने तो नहीं कहा था ना मेरे साथ शादी करें। उसने आंखें सख्ती से बंद करते कांपती आवाज में कहा था। तो तुम अब क्या चाहती हो? मैं तुम्हें कबूल कर लूं? वो शरारत भरी मुस्कुराहट से बोला था। मैंने ये तो नहीं कहा, आप बस मुझे इंसान तो समझे। कल से मुसलसल मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। कितने ही आंसू टूटकर उसके चेहरे पर बहे थे। आंखें बंद करके सहमी हुई सी वो उसके घेरे में खड़ी गुलाबी होठ कांप रहे थे और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। एक पल के लिए अरहम खान को इस पर तरस आया था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के भाव फिर से सख्त हुए थे। तो क्या तुम्हें सराखों पर बिठा कर रखूं? याद रखो, यह हमारी मोहब्बत की शादी नहीं है जो मैं तुम्हारे नखरे उठाऊं, इसलिए अपनी हद में रहो। उसने गुस्से से कहते दानिया के बाजू पर दबाव देते उसे छोड़ा था। वो एक कदम पीछे लड़खड़ाते सोफे से टकराई थी। वो उसे घूरते कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि वो वही सोफे पर बैठी थी, अपने बाजू को सहलाते हुए शिद्दत से रो रही थी। ये सब तो नहीं सोचा था उसने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में। उसने हर लड़की की तरह सुहाने सपने ही देखे थे जो आज चूर चूर हो रहे थे। वो गुस्से में सीढ़ियां उतरकर नीचे आया था। सामने ही लॉन्ज में दादा जान सोफे पर बैठे चाय के साथ अखबार पढ़ने में व्यस्त थे। उसे देखते हुए मुस्कुराए थे, लेकिन जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो इनकी मुस्कुराहट थम गई थी। अरहम चेहरे पर सख्त भाव सजाए गुस्से में चलते हुए उनके करीब आया था। क्या हुआ तुम्हें अरहम, और बीवी कहाँ है? तुम उसे कमरे में अकेले ही छोड़ आए हो? उन्होंने चश्मा उतारते सख्त लहजे में पूछा था। दादा जान, आपके कहने पर मैंने शादी कर ली है, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं मैं आपकी बहू के नखरे उठाता फिरूं। वो कड़वाहट से कहते उनके सामने सोफे पर बैठा था। ये कौन सा तरीका है बात करने का अरहम? वो बीवी तुम्हारी है, जबरदस्ती की। उनकी बात उसने बीच में काटी थी। जो भी सही, लेकिन है तो अब तुम्हारी बीवी ही। उसकी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। जाओ और अभी बहू को अपने साथ नीचे लेकर आओ। उन्होंने उसे टोकते हुए हुक्म दिया था। आ जाएगी खुद ही। उसने टांग पे टांग रखते लाउंज में लगी बड़ी सी एलईडी का रिमोट उठाया था। अरहम, दादा जान ने सख्त लहजे में उसे पुकारा था। प्लीज दादा जान, आपके कहने पर मैंने इससे शादी कर ली ना। अब मैं इसे कैसा ट्रीट करता हूँ, कैसा सलूक करता हूँ, ये हमारा निजी मसला है। वो नाराज लहजे में बोला था। दादा जान ने इसे घूर कर देखा था, अखबार दोबारा खोल लिया था। इन दोनों को अपने अपने काम में व्यस्त बैठे 15 मिनट ही गुजरे थे
जब सीढ़ियों से वो आती दिखाई दी। पहले की तुलना में वो अब काफी बेहतर लग रही थी, लेकिन उसकी लाल सूजी हुई आंखें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो रो कर आई है। खान ने एक नजर में उसका जायजा लेते दोबारा सामने चलती टीवी की तरफ ध्यान केंद्रित किया था। दादा जान, दानिया ने उनके करीब झुककर उन्हें सलाम किया था। उठ गई हमारी बेटी? दादा जान ने उसके सर पर हाथ फेरते प्यार से पूछा था। जी दादा जान, आपके लिए नाश्ता बना दूं? उसने भी मुस्कुराकर पूछा था। अरे भाई, अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ तुम्हें इस घर में आए हुए और तुम नाश्ता बनाओगी? उन्होंने हंसते हुए कहा। फिर क्या हुआ दादा जान, अभी तो बेटी कह रहे थे आप। जी, तो बेटी के साथ कैसा व्यवहार? मेरा भी तो घर है और मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपके लिए काम करूंगी। वो सोफे पर उनके पास बैठते बोली थी। ठीक है, कर लेना काम, लेकिन आज नहीं। उन्होंने उंगली उठाकर टोक दिया था। वो उनके अंदाज पर हंसती थी। अरहम खान, जो कब से खुद को व्यस्त दिखाने के साथ साथ इन दोनों की बातें सुन रहा था। दानिया की हंसी पर अरहम की नजरें दानिया की तरफ उठी थी, जो उसकी तरफ से रुख मोड़े बैठी थी। गुस्से से उसे घूरते अरहम ने चेहरा वापस मोड़ा था। उठो, मेरा नाश्ता बनाओ। जब कुछ देर उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ तो गुस्से से बोला था। दानिया ने चेहरा मोड़कर उसको देखा था, जो अभी भी उसे नहीं देख रहा था। अरहम, अभी मैंने इसे मना किया है और तुम फिर शुरू हो गए हो। नहीं, मेरी दुल्हन है वो, क्या हो गया है तुम्हें? उनको इस बार अरहम का रवैया वाकई बहुत बुरा लगा था, इसलिए सख्ती से बोले थे। नहीं, मेरी बीवी है और मेरा जैसा दिल चाहेगा, जो दिल चाहेगा वो करवाऊंगा। और तुम शक्ल क्या देख रही हो? उठो। वो पहले दादा जान को जवाब देते फिर दानिया को घूरते बोला था। वो तेजी से उठकर खड़ी हुई थी। बेटा बैठ जाओ आप, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। दादा जान ने प्यार से दानिया को कहते आखिरी गुस्से से अरहम को देखते बोला था, जबकि वो परेशान सी होती दादा और पोते को देखने लगी थी। उससे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी माने। तभी अरहम गुस्से से खड़ा हुआ था। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? चलो मेरे साथ। उसने दानिया का बाजू थामकर कहते किचन की तरफ कदम बढ़ाए थे। दानिया ने मुड़कर दादा जान की तरफ देखा था, जिन्होंने उसे आंखों से तसल्ली दी थी, क्योंकि वो जानते ही थे अगर उन्होंने कुछ कहा तो मुसीबत में आकर दानिया पर और गुस्सा करेगा। किचन में लाकर उसने उसका हाथ छोड़ा था। नाश्ता बनाओ, वो उसे हुक्म देते अपने बालों में हाथ फेरने लगा था, जैसा नाश्ता उसने खुद बनाना हो। दानिया ने नम आंखों से उसे देखा था और फिर चेहरा मोड़कर किचन में नजर दौड़ाई थी। फिर उसने दोबारा मुड़कर उसे देखा था, जो अब डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर बैठ चुका था और नजरें दानिया पर ही केंद्रित थी। दानिया ने तेजी से नजरें चुराते जाकर फ्रिज खोली थी, जिसमें से आटा निकालते उसने बाहर रखा था। फिर वो उसके लिए नाश्ता बनाने लगी थी। अरहम खान फुर्सत से वहां बैठे उसे देख रहा था। उसका नाश्ता बनाकर दानिया ने उसके सामने रखा था। फिर वो दादा जान का नाश्ता बनाने लगी थी। लाउंज में ही नाश्ता देकर जब वो वापस आई तो अरहम पूरे तौर पर नाश्ते में व्यस्त था। वही खड़ी होकर वो सोचने लगी थी अब वो नाश्ता करे या नहीं, लेकिन फिर उसने ये सोचते कि अरहम के बाद नाश्ता करूंगी। वो स्लेब से सामान समेटते सब कुछ जगह पर रखते साफ करने लगी थी। ये क्या है, ऐसे बनाते हैं पराठा? कोई सख्त लहजे में बोला, लेकिन इस वक्त उसके लहजे में गुस्सा नहीं था। दानिया तेजी से उसकी तरफ मुड़ी थी। क्या ठीक नहीं बना? दानिया को परेशानी हुई थी। इधर बैठो आकर। उसने दानिया को अपने पास कुर्सी पर बैठने को कहा था। वो धड़कते कदम उठाती आकर उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी। अरहम ने निवाला बनाकर उसकी तरफ बढ़ाया था। खाकर देखो, क्या पराठा ऐसा होता है? उसके मुंह में निवाला डालते उसने दानिया की तरफ देखते पूछा था, जबकि वो आंखें फैलाए अभी तक समझ ही नहीं सकी थी उसने क्या किया है। लेकिन उसकी अगली बात सुनते दानिया ने निवाला चबाया था। ठीक तो है, वो इधर उधर देखते बोली थी। ये ठीक है, मुझे तो नहीं लगा। उसने निवाला अपने मुंह में डाला था। वो चुप हो गई थी। अब तुम्हारी सजा ये है, ये पराठा तुम खाओगी मेरे सामने। अरहम खान के कहने पर उसने खामोशी से ट्रे अपनी तरफ खिसकाई थी और खामोशी से खाने लगी थी। जैसे उसने आखिरी निवाला मुंह में डाला था, अरहम खान अपनी जगह से उठा था। मैं सिर्फ एक पराठा खाता हूँ, लेकिन तुमने दो बना दिए थे, इसलिए तुम्हें खिलाया ताकि आगे तुम्हें याद रहे। वो उसके करीब झुककर कहते बाहर चला गया था। दानिया ने हैरत से उसकी पीठ को घूरा था और फिर उठकर बर्तन धोने लगी थी। यार, इंसान ये भी तो कह सकता है ना कि तुम्हारी फिक्र थी। वो बर्तन सिंक में रखते बड़बड़ाई थी। फिर सारा कुछ समेटकर वो दादा जान के पास आकर बैठी थी। अरहम शायद कहीं बाहर चला गया था। फिर पूरा दिन उसने दादा जान के साथ गुजारा था। रात काफी हो गई थी, लेकिन वो वापस नहीं आया था।
दादा जान तो खाना खाकर सो चुके थे जो दानिया ने बनाया था, लेकिन वो कमरे में आकर ड्रेस चेंज करते सोफे पर लेट गई थी। न जाने कब आंख लगी, लेकिन अभी कुछ देर ही गुजरी थी जब उसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई थी। उसने फौरन से आंखें खोली थी और हम झट से पीछे हटा था। दानिया ने डर और हैरत से उसे देखा था। कब से उठा रहा हूँ, इतना कौन सोता है, उठो खाना दो मुझे। अपनी गलती मिटाने के लिए अरहम ने बालों में हाथ फेरते गुस्से से कहा था। वो फौरन से उठी थी। मुझे क्या आप यहाँ काम कराने के लिए लेकर आए हैं? एक कच्ची नींद का खुमार और ऊपर से उठते ही उसका ये नया हुक्म दानिया को गुस्सा आया था, जिस वजह से वो उसे देखते बोली थी, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? और हमने उसे घूरा था तो क्या मैं बोल भी नहीं सकती? वो सोफे से उठकर अपना दुपट्टा लेते मुंह बनाकर बोली थी और हमने उसके अंदाज पर मुस्कुराहट छुपाई थी, लेकिन वो अपने भाव छुपाते गुस्से से बोला था, ये अपनी गंज भरी लंबी जुबान मेरे सामने चलाने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर खाना लेकर आओ। और हमको घूरते किचन में वो चली गई थी। उसके कमरे से निकलने के बाद वो मुस्कुराते हुए अपने कपड़े निकालने लगा था। क्यों ये लड़की मेरा हर बार अपनी तरफ ध्यान खींच लेती है यार, और लगती भी तो इतनी प्यारी है। वो अपने कपड़े निकालकर अलमारी बंद करते हुए खुद से बोला था, कहीं दादा जान की पसंद तुम्हें पसंद तो नहीं आने लग गई। इसके दिल से आवाज आई थी, लेकिन वो अपने दिल को डांटते वॉशरूम में बंद हुआ था। खाना लेकर वो रूम में आई तो वो मोबाइल लिए सोफे पर बैठा था। इसके गीले बाल माथे पर बिखरे हुए थे। दानिया जो ये सोचकर उसके लिए जल्दी जल्दी खाना गर्म करके लाई थी कि खाना उसके सामने रखते ही दोबारा सो जाएगी, लेकिन उसे बड़े मजे से अपने सोफे पर बिठा देकर उसे गुस्सा आया था। आंखों को सख्ती से बंद करते खोलते उसने दायरे में रखकर खाने की डिश उसके सामने रखी थी और खुद धीरे धीरे कदम उठाते जाकर बेड पर बैठ गई थी। नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी। वो अब उसे देख रही थी, जो अब मोबाइल इस्तेमाल करते करते धीरे धीरे खाना खा रहा था। उसके अंदाज पर दानिया ने दांत पीसे थे। दानिया ने बैठे बैठे ही बैकग्राउंड से टेक लगाई थी और अगले चंद पलों में वो वैसे ही बैठी की बैठी सो गई थी। खाना खाते नजर उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसे सोता देखकर उसके होठ खुद ब खुद मुस्कुराए थे। खाने से फारिग होकर वो उसके करीब आया था, जिसे नींद इतनी प्यारी थी कि बैठे बैठे ही सो गई थी। और हमने उसे पकड़कर बेड पर सही से लिटाया था। फिर इस पर कंबल ठीक करते वो लाइट्स ऑफ करके दूसरी साइड पर लेटा था। दानिया की तरफ करवट लेते इसके मासूम और हसीन चेहरे को देखते अरहम खान ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था। प्यार से उसका गाल सहलाते अरहम ने उसे बाजू से थामकर अपने करीब किया था और उसे अपने घेरे में लेकर आंखें बंद की थी और चंद ही पलों में वो सो गया था। सुबह जब दानिया की आंख खुली तो खुद को अरहम खान के इस कदर करीब लेटा देखकर वो तेजी से उठी थी। उसके उठने पर अरहम खान की आंख भी खुली थी। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं सो रहा था, तमीज से नहीं उठ सकती थी तुम? अरहम ने गुस्से से उसे देखते कहा था। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? दानिया अपने दिमाग पर जोर डालते बोली थी। तुम रात यही सो गई थी और ऊपर से चिपक कर सो रही थी। पूरी रात मुझे भी सोने नहीं दिया। अरहम चेहरे पर कंबल ओढ़ते बोला था। दानिया की आंखें फैली थी। वो नींद में भी ऐसी हरकत कैसे कर सकती है? उसे शर्मिंदगी हुई थी, जिस वजह से वो बिना कुछ बोले तेजी से वहां से उठी थी। उसकी स्पीड देखकर अरहम खान मुस्कुराहट करवट बदलते दोबारा आंखें बंद की थी। वो सब नाश्ता वगैरह करके अब लॉन्च में बैठे थे। तब दादा जान ने एक लिफाफा अरहम की तरफ बढ़ाया था। ये क्या है दादा जान? अरहम ने हैरान होते पूछा था। ये तुम दोनों की न्यूयॉर्क की टिकट्स थे। कल ही तुम दोनों न्यूयॉर्क जा रहे हो। दादा जान की बात पर इन दोनों ने अपनी जगह पर रुख बदला था। दादा जान, आपके कहने पर मैंने इस लड़की से शादी कर ली है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? वो टिकट्स वाला लिफाफा टेबल पर फेंक कर बोला था। अरहम, तुम जा रहे हो और ये मेरा हुक्म है, और यही दिन तो होते हैं घूमने फिरने के, इसलिए तुम दोनों जा रहे हो। उन्होंने हुक्म जारी किया था। मैं नहीं जा रहा। बस आपकी बहू को घूमने का इतना शौक है तो इसे अकेले भेज दे। वो खड़ा हुआ था। अरहम, अगर तुम नहीं गए तो समझ जाओ तुम्हारा और मेरा हर रिश्ता खत्म। वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए बोले थे। ये गलत बात है दादा, आप अकेले कैसे रहेंगे? उसने जैसे बहुत ठोस वजह बताई थी। जब तुम मीटिंग्स के लिए दूसरे शहर जाते थे तब भी मैं घर में अकेला ही होता था। तब तो कभी तुम्हें मेरे अकेले होने का ख्याल नहीं आया। दादा जान के पास भी जैसे हर बात का जवाब मौजूद था, लेकिन अब अरहम ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन दादा जान ने रोक लिया। लेकिन कुछ नहीं, तुमने सुन लिया, तुम कल जा रहे हो तो जा रहे हो। दादा जान के दो टुक अंदाज पर उसने अपने बालों में हाथ फेरा था। ठीक है, फिर हम चले जाएंगे।
तैयारी कर लो जाकर। वो पहले दादा जान से फिर उससे कहते वहां से चला गया था। बेटा यह भी मेरे साथ नाराज है इसलिए ऐसा कर रहा है, लेकिन तुमने ये साबित करना है कि मेरा फैसला वाकई बेहतर था। दादा जान उसके जाने के बाद अकेली खड़ी दानिया को तसल्ली दी थी। दानिया ने सहमति में सर हिलाया था और टिकट्स उठाकर वहां से चली गई थी। कमरे में आकर वो इधर उधर टहलने लगी थी। उसका भविष्य क्या था वो नहीं जानती। शाम को उसने अपनी और अरहम की सारी पैकिंग कर ली थी। जब वो घर आया था, तुम्हें कुछ ज्यादा ही शौक नहीं चढ़ा हनीमून पर जाने का? अरहम खान ने घड़ी उतारते ही तंज भरे लहजे में पूछा था। शौक? शौक होता तो खुशी खुशी तैयारी कर रही होती। अभी तो ये किसी मजबूरी से कम नहीं लग रहा। वो कड़वाहट लहजे में बड़बड़ाई थी। शर्ट के बटन खोलते अरहम खान के हाथ थामे थे। उसने चौंक कर दानिया की तरफ देखा था। तो कौन मजबूर कर रहा है तुम्हें, ना जाओ? अरहम ने शर्ट के बाकी बटन खोलते हुए कहा था। मैं सिर्फ दादा जान की वजह से जा रही हूँ। दानिया ने भी जैसे जताया था कि उसे भी कोई शौक नहीं है जाने का। अपनी जुबान पर लगाम दो, वहां जाकर करोगी क्या? मैं तो तुम्हारे हाथों में हाथ डालकर नहीं घूम सकता। अरहम ने शरारत से मुस्कुराते कहा था। कोई बात नहीं, मैं खुद ही घूम लूंगी, वो चिढ़कर बोली थी। जो मर्जी करना मेरी बला से, वो उसे घूर कर कहते ड्रेसिंग रूम में बंद हुआ था। आज वो दोनों न्यूयॉर्क के लिए निकले थे। पूरा रास्ते वो दोनों खामोश रहे थे। अरहम खान अपने मोबाइल पर व्यस्त था, जबकि दानिया बस खामोश थी। जब वो वहां पहुंचे तो वहां ठंड हद से ज्यादा थी। दानिया को तो होटल तक पहुंचते पहुंचते ही कपकपी आने लगी थी। होटल में आकर सबसे पहले अरहम ने खाना ऑर्डर किया था और फ्रेश होकर दोनों ने पहली बार बैठकर खाना खाया था। खाना खत्म होते ही अरहम कमरे से बाहर निकल गया था और दानिया जाकर बेड पर लेटे कंबल में छुपकर सर से पांव तक सो गई थी। एक तो सर्दी बहुत थी और ऊपर से उसे अपनी तबीयत भी खराब होती महसूस हो रही थी, इसलिए वो फौरन से लेट गई थी। वैसे भी ये सिर्फ नाम का ही हनीमून था। इसे अरहम से किसी अच्छे की उम्मीद तो नहीं थी, इसलिए अब सोने की कोशिश करने लगी थी। कुछ देर में ही उसकी आंख लग गई थी। उसे सो के 2 घंटे गुजर चुके थे जब अरहम खान ने उसका बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ कर उठाया था। वो पिछले 1 घंटे से कमरे में वापस आ गया था और बेमन से उसके उठने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वो ना उठी तो अरहम ने गुस्से में आकर उसे झंझोड़ कर उठाया था। दानिया जो बुखार में तप रही थी, उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर उसको देखा था। यहाँ क्या सोने आई हो तुम? हनीमून मनाने आई थी ना, तो उठो बाहर के मजे लो। अरहम खान ने इस पर से कंबल हटाते कहा था। मुझे सर्दी लग रही है, प्लीज मुझे सोने दें। वो उठकर बैठते विनती भरे लहजे में बोली थी। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। कोई सर्दी नहीं लग रही तुम्हें? उठो, तुम्हें तो यहाँ एंजॉय करना था ना, लेकिन तुम तो आराम के चक्कर में हो। अरहम खान ने इसके बाजू पकड़कर खड़ा किया था। वो तो हैरत से उसे देख रही थी, जो पता नहीं उसको कहाँ लेकर जा रहा था। कमरे से बाहर ले जाकर अरहम खान ने उसका बाजू छोड़ा था। जाओ एंजॉय करो, वो गुस्से से कहते मुड़ा था। दानिया जो उसकी हालत को समझने की कोशिश कर रही थी, अरहम को दरवाजा बंद करते देखकर उसने दरवाजे पर हाथ मारा था। अरहम प्लीज ऐसा नहीं करें। वो पहले ही बुखार में तप रही थी, ऊपर से अरहम खान की हरकत पर उसे शिद्दत से रोना आया था। वो वही जमीन पर बैठकर रोने लगी थी। तभी वहां से गुजरते 2 लड़कों ने उसे देखते आंखों से एक दूसरे को इशारा किया था। वो दिलचस्पी से उसे देखते उसका मुंह दबाकर उसे अपने कमरे में ले गए थे। वो इस कदर खुद में खोई हुई थी कि वो चिल्ला भी न सकी। अरहम खान को सोफे पर बैठते ही ख्याल आया था कि ये उसने क्या किया है। कोई बात तो नहीं थी, फिर क्यों गुस्सा आया, और इस कदर गुस्सा कि उसे बाहर निकाल दिया। फौरन से उठते उसने दरवाजा खोला था, लेकिन वो बाहर मौजूद नहीं थी। कहाँ जा सकती है, अरहम ने हैरत से सोचा था। फिर उधर उधर नजरें घुमाकर देखते उसकी नजर साथ वाले कमरे के दरवाजे के सामने गिरे दानिया के झुमके पर गई थी। उसने करीब जाकर वो झुमका उठाया था। वो अच्छे से पहचान सकता था ये दानिया का ही है। उसने खुद से इसे तैयार होते ही झुमके पहनते देखा था। वो अगले ही पल कुछ भी सोचे बिना दरवाजा तोड़ने लगा। 1-2 लात मारने के बाद लोग टूट गया था। वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन अंदर का मंजर देखकर उसके कदम एक पल के लिए थमे थे। सामने ही वो दरिंदे इस पर झुके हुए थे और वो रोते हुए विरोध कर रही थी, लेकिन इन दोनों के सामने वो छोटी सी लड़की क्या ही कर सकती थी। अरहम खान ने आगे बढ़कर इन दोनों लड़कों को पीछे से खींचते दानिया से दूर किया था। दानिया ने आंखें खोलते देखा था और अरहम खान को इन लड़कों की धुलाई करते देखकर उसे इस वक्त अरहम किसी फरिश्ते से कम नहीं लगा था।
आंसू मुसलसल उसकी आंखों से गिर रहे थे। वो अपनी जगह दीवार के साथ लगकर खड़ी अरहम को इन लड़कों को बुरी तरह पीटते देख रही थी। जब ये दोनों लड़कों की हालत हद से ज्यादा बिगड़ गई तो अरहम खान उन्हें छोड़ते दानिया की तरफ मुतवज्जो हुआ था, जिसका पूरा वजूद कांप रहा था और चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। अरहम खान को खुद पर गुस्सा आया था, जिसने उसे कमरे से बाहर निकाला था। इन लड़कों को छोड़ते उसके करीब आया था। दानिया ने आंखें बंद की थी। उसे लगा वो अब फिर कुछ कहेगा, लेकिन अगले ही पल अरहम खान ने उसे बाजू में थामकर नरमी से अपने सीने से लगाया था। उसके मजबूत घेरे में आती दानिया और शिद्दत से रोने लगी थी। अरहम खान को उसके वजूद में गर्मी निकलती महसूस हो रही थी। वो बुखार में तप रही थी। अरहम खान ने उसकी कमर सहलाते हुए नरमी से उसके बालों पर होठ रखे थे और इसी वजह से कमरे से बाहर निकला था। अपने कमरे में जाकर उसने सबसे पहले मैनेजर को कॉल करके कुछ बताया था, ताकि वो इन लड़कों को देख ले। दानिया बस करो, इतना क्यों रो रही हो? कुछ नहीं किया उन्होंने। वो बेड पर बैठती रोती हुई दानिया के सामने बैठते बोला था, अगर आप मुझे ना निकालते तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो हिचकियां लेते हुए बोली थी, आई एम रियली सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था ये सब हो जाएगा। अरहम वाकई शर्मिंदा था। उसने दानिया का हाथ थामकर सॉरी किया था। अब उसके आंसुओं में कमी आ गई थी, लेकिन वो अभी भी अरहम खान की तरफ नहीं देख रही थी। अरहम ने इसका दूसरा हाथ भी थामा था और उसके दोनों हाथ एक हाथ में थामकर दूसरे हाथ से उसने दानिया का चेहरा अपनी तरफ करना चाहा था, लेकिन उसने सर हिलाते उसका हाथ पीछे झटकना चाहा था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। अरहम ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते उसके हाथ छोड़ते प्यार से उसके बाल समेटे थे और झुककर उसके दोनों गाल चूमे थे। दानिया की नजरें झुकी थी। अरहम ने उसका चेहरा थोड़ा सा थाम कर ऊपर उठाया था। सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था ये सब हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी यार, अरहम ने उसकी झुकी पलकों की तरफ देखते कहा था। दानिया का अभी कोई इरादा नहीं था इसे माफ करने का, इसलिए मुंह गुस्से से फेर लिया था। आप मेरे साथ बात नहीं करें, मुझे आराम करना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पीछे हटें। वो उसका हाथ झटक कर बोली थी। अरहम भी उसकी तबीयत का ख्याल करते पीछे हटा था। वो फिर से कंबल ओढ़े लेटने लगी थी जब अरहम ने उसे रोका था। नाराज होते रहना, लेकिन 1 मिनट रुको, मेडिसिन ले लो फिर सो जाना, और अगर फिर भी आराम नहीं आए तो हम डॉक्टर के पास चलेंगे। अरहम ने अपनी बात पर उसका गुस्से से सुर्ख चेहरा देखते मुस्कुराहट छुपाई थी। यानी अब नाराज भी मैं इनकी मर्जी से होंगी। दानिया ने बेड ग्राउंड से टेक लगाते हाथ सीने पर बांधते सोचा था। तभी अरहम उसके लिए मेडिसिन लेकर आया था। क्या माफी की जरा से भी गुंजाइश नहीं है? अरहम ने उसे मेडिसिन थमाते मजाक या शक्ल बनाते पूछा था। दानिया अच्छे से अपनी मुस्कुराहट दबाते देख रही थी। फिर उसे घूरते हुए कुछ बोले बिना उसने मेडिसिन ले ली थी। अरहम को उसका ठंडा अंदाज अच्छा लगा था। मेरी नाराजगी को सीरियस क्यों ले रहा है ये इंसान? आखिर गुस्से से सोचते वो कंबल लिए लेट गई थी। कुछ बुखार और कुछ मेडिसिन का असर था कि कुछ ही देर में इस पर नींद की तारी होने लगी थी। अरहम खान सोफे पर बैठकर इसे देखता रहा। फिर जब उसके सोने का यकीन हुआ तो अरहम खान बेड पर आकर उसके करीब लेटा था। उसके कंबल में घुसते अरहम खान ने उसका मासूम चेहरा देखा था, जो इस वक्त सुर्ख हो रहा था। बड़ी बड़ी हसीन आंखें इस वक्त बंद थी। अरहम खान ने उसकी पलकों को छुआ था, फिर नरमी से घेरा बनाते उसे अपने करीब किया था। दानिया ने हल्की हल्की आंखें खोलकर उसे देखा था, लेकिन वो कच्ची नींद थी, इसलिए अगले ही पल वो उसके सीने पर सरकते दोबारा सो गई थी। अरहम खान को यकीन था अगर वो होश में होती तो सबसे पहले उससे दूर करती। मुस्कुराकर सोचते उसने दानिया के माथे पर होठ रखे थे और कुछ ही देर में वो खुद भी सो गया था। जब दानिया की आंख खुली तो वो काफी बेहतर महसूस कर रही थी। सर दर्द और बुखार में कमी महसूस हो रही थी, लेकिन अरहम खान को अपने करीब से देखकर उसने पीछे होना चाहा था, लेकिन वो तो उसे अपनी बाहों के घेरे में कैद किए लेटा था। उसका बाजू दानिया ने अपने ऊपर से हटाना चाहा था, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। फिर मजबूरन वो वैसे ही लेटी रही थी। चेहरा उठाकर उसने अरहम खान की तरफ देखा था, जो सोए हुए कोई शरीफ इंसान लग रहा था। दानिया ने उसे देखते सोचा था। अरहम खान के बाल माथे पर बिखरे हुए थे, मगर खड़ी नाक, हल्की हल्की दाढ़ी, गुलाबी होठ, वो एक आकर्षक मर्द था। दानिया ने शायद पहली बार उसे ध्यान से देखा था। फिर उसने हाथ बढ़ाकर अरहम खान के बाल माथे से हटाए थे। फिर ना जाने उसके दिल में क्या आया कि दानिया ने थोड़ा ऊपर उठते अरहम के माथे पर होठ रखे थे। आप ये सब मेरे जागते हुए भी कर सकती हैं बेगम साहिबा, मैं रोकूंगा नहीं। अरहम ने बंद आंखों से ही मुस्कुराते हुए कहा था। दानिया की आंखें फैली थी, यानी वो जाग रहा था।
शर्मिंदगी के मारे छुपने के लिए भी कोई जगह नहीं मिली थी। उसने अरहम के सीने में ही चेहरा छुपाया था। अरहम खान ने इस हरकत पर ठहाका लगाया था। दानिया को अपनी शर्मिंदगी के साथ ही इस पर गुस्सा भी आया था, जो उसका मजाक उड़ा रहा था। यार ऐसे क्यों शर्मा रही हो? बस यही तो कहा था मैंने कि मेरे जागने का इंतजार ही कर लेती। वैसे शुक्र है मेरी आंख वक्त पर खुल गई, वरना पता नहीं तुम और क्या क्या करती मेरे साथ। अरहम खान मजाक में परेशानी से बोला था। दानिया ने गुस्से से चेहरा उठाकर उसे देखा था। पहली बात तो ये कि मैं आपकी तरह नींद का फायदा नहीं उठाती, और दूसरी बात, अगर और कुछ कर भी देती तो शौहर हैं आप मेरे, मैं आपके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। वो उसकी आंखों में देखते बोली थी। शायद अरहम खान को कुछ देर फैली हुई नमी का ही असर था, जो वो अब बिना डरे उसकी आंखों में देखते बात कर रही थी। अरहम खान ने फिर से ठहाका लगाया था। पीछे हटे आप, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो उससे दूर होने की कोशिश करते गुस्से से बोली थी। साथ ही उसकी आंखें नम हो गई थी। कौन मजाक उड़ा रहा है यार, बताओ मुझे। अरहम ने मजाकिया हैरत से पूछा था। दानिया ऐसे घूर रही थी और उसका बाजू अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी थी। अरहम खान उसका विरोध देख के उसकी दोनों कलाइयां थामकर उसे सीधा करते उसके ऊपर झुका था। अरहम ने अपने बाजू तकिए पर उसके दाएं बाएं पिन किए थे। अब बताओ क्या कह रही थी? अरहम ने उसकी आंखों में देखते पूछा था। दानिया के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला था। मैं मजाक उड़ा रहा था तुम्हारा? खान ने फिर से पूछा था। मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला था। मजाक उड़ा रहा था तुम्हारा? खान ने फिर से पूछा। दानिया अभी भी कुछ नहीं बोली थी। मुझे एक मौका दो तुम्हारे सारे गिले शिकवे मिटाने का, बिल्कुल भी मायूस नहीं करूंगा तुम्हें, अरहम खान ने शरारत से कहा था। दानिया ने अपनी शर्मिंदगी छुपा दी। बहुत मुश्किल से उसे घूरा था। अरहम खान ने उसकी आंखों पर बारी बारी होठ रखे थे। सॉरी फॉर एवरीथिंग दानिया, मैं सिर्फ दादा जान के साथ जिद में तुम्हारे साथ पहले से वो सब कर रहा था, वरना मुझे तुम्हारी मासूम सूरत पसंद तो उसी दिन आ गई थी जब तुम्हें पहली बार अपने दुल्हन के रूप में देखा था। अरहम खान ने संजीदगी से कहा था। दानिया की आंखों में नमी आई थी। आपने मुझे इतनी बुरी तरह से डांटा था। दानिया को अपने साथ की गई जातियां याद आई थी। तुम सारी जिंदगी मुझे डांटना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अरहम ने उसके गाल को प्यार से छूकर कहा था। अब हाँ, बस फिर गुस्से में थप्पड़ जरूर मार देंगे। दानिया ने नाक सिकोड़ी थी। अरहम खान का ठहाका फिर से ऊंचा हुआ था। यार अब इल्जाम तो ना लगाओ मुझ मासूम पर। अरहम ने उसको आंखें दिखाई थी। आप मासूम तो बिल्कुल भी नहीं हैं। वो आंखें सुकेड़ती और घूरते हुए बोली थी। अच्छा भाई, अपनी हर कमी के लिए मैं कान पकड़कर सॉरी कर लेता हूँ। अरहम खान ने दोनों हाथों से कान पकड़े थे। दानिया को हंसी आई थी, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया था। अच्छा सिर्फ स्टैंड करूं क्या? वो दानिया को कोई जवाब ना देते देखकर कहते खड़ा होने लगा था। तभी दानिया ने हंसते हुए इसका बाजू पकड़ा था। आप इतने बड़े होकर सिड स्टैंड करेंगे? दानिया ने हंसते हुए कहा था। अपनी बीवी को मनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरहम खान ने मुस्कुराते हुए उसकी नाक से अपनी नाक टच की थी। दानिया की हंसी को ब्रेक लगी थी। कहीं बाहर चले? अरहम को और शरारतों पर आमादा देखकर वो तेजी से बोली थी। कोई जरूरत नहीं, यहाँ आते ही तुम बीमार हो गई। अरहम खान ने उसकी चालाकी समझते फौरन मना किया था। अगर आप मुझे नहीं लेकर गए तो मैं कभी आपसे दोबारा बात नहीं करूंगी। दानिया ने उसे धमकी देते कहा था। यार ये ना करना, अब तो तुमसे बात किए बिना मेरा गुजारा नहीं होगा। चलो उठो, बाहर चलते हैं। अरहम खान उसके कहते पीछे हटा था। दानिया मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई थी। ये नहीं था कि वो वाकई दानिया की धमकी से डर गया था। वो चाहता था उसे अपने पास रोके रख सकता था, लेकिन वो दानिया को अपनी मोहब्बत का एहसास देना चाहता था। वो उसे इतना बताना चाहता था कि वो उसके लिए जरूरी है। और फिर कुछ ही पलों बाद अलग अलग जगहों पर हाथों में हाथ डालकर घूमते वो देखने वालों को आदर्श जोड़ा लग रहे थे। अरहम खान की किसी बात पर वो हंसती तो कभी शर्माती। वो अरहम खान को और अपना दीवाना बना रही थी। अरहम खान को यकीन आ गया था कि दादा जान ने ठीक कहा था, और अब इसे बस वापसी का इंतजार था ताकि वो उन्हें बता सके कि इनका फैसला बिल्कुल ठीक था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।